नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, कल हमने पढ़ा था प्राणियों में पोषण पाठ, जिसका पहला भाग हमने पढ़ा था, जिसमें भोजन क्या होता है, भोजन कहाँ से आता है, भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां क्या हैं, पोषण क्या होता है, पाचन क्या होता है और मनुष्य में पाचन कैसे होता है और पाचन के प्रमुख अंग कौन-कौन से हैं। जो मनुष्य का आहार नाल होता है, उसमें कौन-कौन से प्रमुख अंग पाचन में सहायता करते हैं। तो हमने कल उसके बारे में आमाशय तक पढ़ लिया था। तो आज हम उसके आगे पढ़ेंगे कि आमाशय के बाद भोजन कहाँ जाता है। तो आइए देखते हैं कि भोजन आमाशय के बाद छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत, जो कि 7.5 मीटर लंबी कुंडलित नली होती है, जो पतली होने के कारण छोटी कहलाती है, जबकि लंबाई में यह बड़ी आंत से अधिक लंबी होती है। यहाँ पित्तरस, यकृत से अग्न्याशयी रस और आंत्र रस मिलकर वसा, प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन करते हैं। छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर दीर्घरोम होती है, जो अंगुली के आकार की संरचना होती है। इसमें सूक्ष्म वाहिकाओं का जाल होता है। यहीं 90% से अधिक पोषक तत्व रक्त में अवशोषित हो जाते हैं और अवशिष्ट पदार्थ बड़ी आंत में चले जाते हैं। छोटी आंत पाचन का मुख्य स्थल है, जहां भोजन उपयोगी ऊर्जा में बदलता है। तो हमने देखा कि जो छोटी आंत होती है, वह कितनी बड़ी होती है और यह हमारे शरीर की सबसे लंबी नली है। तो छोटी आंत जो होती है, वह सबसे महत्वपूर्ण पाचन में अपना रोल अदा करती है, जिसमें 90% तक पाचन होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का लगभग पूर्ण पाचन हो जाता है। तो छोटी आंत के बाद यह भोजन बड़ी आंत में जाता है और बड़ी आंत में उस भोजन के साथ क्या होता है, तो फिर आइए हम देखते हैं। तो बड़ी आंत जो होती है, वह छोटी आंत और मल द्वार दोनों के बीच में स्थित होती है। यह बड़ी आंत की लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है, जो छोटी आंत से छोटी लेकिन चौड़ी होती है। इसका प्रमुख कार्य पानी और खनिज लवणों का अवशोषण करना है। बड़ी आंत में बैक्टीरिया फाइबर को पचाते हैं और विटामिन के जैसे पदार्थ उत्पन्न करते हैं। अंत में मल मलाशय में संग्रहित होकर गुदा मार्ग से बाहर निकल जाता है। तो बड़ी आंत जो होती है, वह छोटी आंत से छोटी होती है लंबाई में, किंतु बड़ी होती है चौड़ाई में, इसीलिए इसको बड़ी आंत कहते हैं। यहाँ पर छोटी आंत से आए हुए मल से पानी और खनिज लवणों का अवशोषण होता है और उसे आगे मल द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार बच्चों, हमने पढ़ा कि पाचन कैसे होता है और पाचन में कौन-कौन से अंग भाग लेते हैं और पाचन हमारे शरीर का कितना महत्वपूर्ण कार्य है। हमारा शरीर इसमें कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और वह निरंतर कार्य करता रहता है। तो अब आगे देखते हैं कि पाचन के बाद फिर क्या होता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसा खा लेते हैं, जिससे हमारे पेट में दर्द या मरोड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जैसे कोई संदूषित खाना, बासी खाना या संक्रमित खाना। ऐसा खा लेने से कई बार डायरिया या दस्त की समस्या उत्पन्न हो जाती है। डायरिया यानी कि बार-बार मल त्याग के लिए जाना पड़ता है। मल जो होता है, वह पतला हो जाता है, जिसके कारण पेट में दर्द होता है और
शरीर में अत्यधिक जल और लवण की कमी हो जाती है, तो इसे दस्त की स्थिति कहते हैं। इससे बचने के लिए जीवन रक्षक घोल यानी ओआरएस का प्रयोग करते रहना चाहिए। तो बच्चों, आपने भी देखा होगा और कभी-कभी आपने भी इस स्थिति का सामना किया होगा। बचपन से कभी न कभी आपको भी दस्त यानी डायरिया की स्थिति का सामना करना पड़ा होगा और यह अगर इसका ध्यान न दिया जाए तो यह स्थिति खतरनाक भी हो सकती है। इससे क्या होता है कि शरीर में पानी की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है। तो इससे बचने के लिए ओआरएस का घोल पीते रहना चाहिए। अब ओआरएस का घोल क्या होता है? ओआरएस का मतलब होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जिसको हम बहुत आसानी से अपने घर पर भी बना सकते हैं। इसके लिए क्या करना है? आइए जानते हैं। इसके लिए साफ पानी लेना चाहिए और 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी, 1 चुटकी नमक मिला करके इसका घोल बना करके दस्त से पीड़ित व्यक्ति को तुरंत-तुरंत देना चाहिए और यह थोड़ी-थोड़ी देर पर लेने में शरीर को आराम मिलता है और दस्त की समस्या से मुक्ति मिलती है और उसके बाद डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो अगली बार से जब आपके घर में कोई भी दस्त से पीड़ित हो या आप स्वयं भी पीड़ित हों, तो ओआरएस का घोल बनाएं और उसको उस व्यक्ति को दें या स्वयं भी लें। तो बच्चों, आपने अच्छे से ओआरएस का घोल बनाना सीख लिया होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं कि अब आगे क्या है वो देखते हैं। तो बच्चों, आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं और कहानियां सुनने में आप सबको बड़ा मजा आता है। तो यह कहानी है एलेक्सस सेंट मार्टिन की। यह चिकित्सा विज्ञान के इतिहास की एक अनोखी और विवादास्पद घटना है। 1822 में एक दुर्घटना में एलेक्सस को पेट में गोली लगी। उनको इलाज के लिए डॉक्टर विलियम ब्यूमोंट के पास ले जाया गया। ब्यूमोंट ने उनका इलाज तो कर दिया, लेकिन उनका पेट स्थायी रूप से खुला रह गया। डॉक्टर विलियम ब्यूमोंट ने इसका उपयोग पाचन तंत्र के अध्ययन के लिए किया। घटना की शुरुआत 6 जून 1822 को मिशिगन में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक फ्रेंच कनाडियाई मजदूर को शिकारी की गोली गलती से पेट में लग गई। डॉक्टर ब्यूमोंट ने 2 महीने के इलाज से उनकी जान तो बचाई, लेकिन पेट में एक फिस्टुला यानी कि एक परमानेंट छेद जैसा बन गया जो कभी बंद नहीं हुआ। इस छेद से खाना पचते हुए दिखाई देता था, जो ब्यूमोंट के लिए वैज्ञानिक अवसर बना। ब्यूमोंट ने 10 वर्षों तक एलेक्सिस पर प्रयोग किए, जैसे मीट के टुकड़े छेद में डालकर पाचन प्रक्रिया, एंजाइम्स और अम्ल का अवलोकन करना। इससे मानव पाचन तंत्र की समझ बढ़ी और 1833 में उनकी किताब एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस ऑन द गैस्ट्रिक जूस एंड द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन प्रकाशित हुई। एलेक्सिस को मजबूरन इन प्रयोगों में सहयोग करना पड़ा। उन्होंने कई बार भागने की भी कोशिश की, परंतु वह इसमें सफल नहीं हो पाए। 1833 में एलेक्सिस भाग करके कनाडा चले गए और कभी नहीं लौटे। उनकी मृत्यु सन 1880 में 78 वर्ष की आयु में हो गई। तो बच्चों, आपने देखा यह कितनी अनोखी कहानी है। शायद इसके बारे में अभी तक आपने सुना ही नहीं होगा। तो कहानियां सुनने में कितना मजा आता है और ऐसी अनोखी कहानियों को सुन करके कितना कुछ सीखने को मिलता है। तो इस कहानी के माध्यम से जो शरीर के अंदर पाचन तंत्र होता है, उसके कई कार्यों को डॉक्टर ब्यूमोंट ने देखा और उन्होंने बताया। अगर ये घटना ना घटी होती तो मानव पाचन तंत्र के बारे में इतनी अच्छी से जानकारी उस समय नहीं मिल पाती। चलिए अब हम आगे देखते हैं
कि आगे और क्या है पाचन में। तो एक बहुत महत्वपूर्ण पाचन में आता है भाग हमारा, जो है सेल्यूलोज का पाचन। अब सेल्यूलोज क्या होता है? सेल्यूलोज जो होता है वह पेड़ों में जो उनकी कोशिका भित्ति होती है, उनके निर्माण में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट होता है, जो बहुत ही जटिल होता है। इसको पचाने की प्रक्रिया सिर्फ जानवर कर सकते हैं। तो सेल्यूलोज का पाचन घास खाने वाले जंतुओं में एक विशेष प्रक्रिया है, जिसमें जुगाली मुख्य भूमिका निभाती है। अब जुगाली क्या होता है, इसके बारे में आगे आपको बताते हैं। ये जंतु जैसे गाय, भैंस, बकरी घास में मौजूद सेल्यूलोज को पचाने के लिए अनुकूलित होते हैं। इन जंतुओं का पेट 4 भागों में विभाजित होता है, जो 4 भाग हैं: रूमेन, रेटिकुलम, ओमासम और एबोमासम। रूमेन सबसे बड़ा भाग है, जहां जीवाणु और प्रोटोजोआ सेल्यूलोज को तोड़ते हैं। एबोमासम में अम्लीय रस प्रोटीन का पाचन करते हैं। घास को कम चबाकर निगल लिया जाता है और यह रूमेन में चला जाता है। आराम के समय आंशिक पचा भोजन मुंह में लौटाकर अच्छे से चबाया जाता है, जिसे जुगाली कहते हैं। इससे भोजन छोटे छोटे कणों में बदल जाता है और अगले भाग में चला जाता है। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि जुगाली क्या है। अगर आपने नहीं समझा तो आपको बताते हैं। जुगाली जो भी घास खाने वाले जानवर होते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, हिरन और ऊंट, ऐसे जानवर जब अपना भोजन जल्दी जल्दी कर लेते हैं और उसे रूमेन में जमा कर लेते हैं और बाद में जब वह आराम की अवस्था में होते हैं, तो उन भोजन को निकाल करके वह अपना मुंह हमेशा चला चला करके उन भोजन को महीन कणों में पीसते हैं। आपने देखा होगा कि जब गाय, भैंस और बकरी आराम की अवस्था में होती है, तो उनका मुंह लगातार चलता रहता है। उसी क्रिया को जुगाली करना कहते हैं। तो अभी आपने जुगाली को अच्छे से समझ लिया होगा। तो यही जुगाली करने वाले जानवर, इनके अंदर सेल्यूलोज का पाचन होता है। हम मनुष्यों का शरीर सेल्यूलोज के पाचन को नहीं कर सकता। हमारे शरीर में सेल्यूलोज का पाचन करने की कोई भी प्रक्रिया नहीं होती है। आइए अब हम आगे देखते हैं कि अमीबा में पाचन कैसे होता है। अब अमीबा में पाचन क्यों पढ़ना है पाचन के अंतर्गत? क्योंकि यह भी एक पाचन का विशेष और अनोखा अध्याय है। अमीबा जो कि बहुत छोटा होता है, अत्यंत सूक्ष्म होता है और यह एक कोशिकीय जीव होता है। एक कोशिकीय का अर्थ समझते हैं आप? यानी हमारा शरीर जो छोटी छोटी कोशिकाओं से बना हुआ है, उसमें सिर्फ एक कोशिका की जो लंबाई चौड़ाई होती है, जो उसका आकार होता है, उतना बड़ा अमीबा होता है। यानी हम अमीबा को अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। यह हमें सिर्फ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई देता है। अब अमीबा में पाचन कैसे होता है, आइए इसको जानते हैं। अभी तक हमने उन जंतुओं के बारे में पढ़ा जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु बहुत से ऐसे प्राणी होते हैं जिनमें ना तो मुंह होता है और ना ही पाचन तंत्र होता है। फिर वो भोजन कैसे ग्रहण करते हैं? तो अमीबा ऐसा ही जंतु है जिसमें ना तो मुंह होता है और ना ही पाचन तंत्र। इसका पूरा शरीर सिर्फ एक कोशिका से बना होता है। इसकी पोषण प्रक्रिया सरल और बेहद रोचक है। अमीबा अपने कूटपाद यानी स्यूडोपोडिया की मदद से चलता है और भोजन में बैक्टीरिया, शैवाल जैसे सूक्ष्म कण को तलाशता है
और उसे अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है। जब अमीबा को भोजन का कण मिल जाता है, तो वह अपने कूटपाद को भोजन के चारों ओर फैलाकर उसे घेर लेता है। इस प्रकार खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाता है। खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं और भोज्य पदार्थ को जटिल से सरल में बदल देते हैं। इस प्रकार भोजन पच जाता है और अवशिष्ट भोजन खाद्यदानी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो आपने देखा कि अमीबा में पोषण कैसे होता है और उसका पाचन कितना अनोखा है। ऐसा बहुत कम जीवों में देखने को मिलता है। तो अमीबा का पाचन जानना भी आपके लिए बेहद रोचक और जानकारी से भरा हुआ है। अभी आइए हम आगे देखें कि आपने इस पाठ में क्या सीखा। अब आपका पाठ जो होता है संपूर्ण होता है, तो अब हम एक बार जल्दी जल्दी से इस पाठ को के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको दोहरा लेते हैं, ताकि हमें पीछे भूली हुई सारी चीजें अच्छे से फिर से याद हो जाएं। तो देखते हैं हमने क्या पढ़ा। जंतु पोषण में पोषण, आवश्यकताएं, भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां एवं शरीर में इनका उपयोग सम्मिलित है। आहार नाल तथा श्राव्य ग्रंथियां संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। मानव पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, याद है आपको? तो आइए उनको देखते हैं, जिसमें पहला अंग है मुखगुहिका, दूसरा ग्रसिका यानी गला, तीसरा आमाशय, चौथा क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत, पांचवा बृहदांत्र यानी बड़ी आंत और उसके बाद गुदा और मलद्वार। तो ये हमारे पाचन के प्रमुख अंग थे कि पाचक रस श्रावित करने वाली मुख्य ग्रंथियां कौन कौन सी हैं। तो पहली ग्रंथि है लाला ग्रंथि, दूसरी ग्रंथि है यकृत और तीसरी ग्रंथि है अग्न्याशय। इन तीनों ही ग्रंथियों से पाचक रस श्रावित होते हैं और पाचन में अपनी भूमिका निभाते हैं। आमाशय की भित्ति एवं क्षुद्रांत्र की भित्ति भी पाचक रस श्रावित करती है। तो क्षुद्रांत्र की भित्ति में जो पाचक रस होते हैं, बताया था मैंने आपको कि वहां पर कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन होता है और 90% तक पाचन छोटी आंत में यानी क्षुद्रांत में हो जाता है। विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधियां भी भिन्न हैं। पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसमें अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन विधियां होती हैं। तो आपको इसके अर्थ भी समझ में आ गए होंगे। अंतर्ग्रहण यानी कि भोजन को अंदर ग्रहण करना मुख के द्वारा। पाचन यानी भोजन के जो जटिल यौगिक हैं उनको सरल यौगिकों में तोड़ना। अवशोषण यानी भोजन के जो भी पोषक तत्व हैं उनको अवशोषित करना। स्वांगीकरण यानी जो भी अवशोषित किए गए पोषक तत्व हैं उनको कोशिकाओं तक पहुंचाना। और निष्कासन यानी कि जो भी अपचित और अवशिष्ट भोजन है उसको मलद्वार के द्वारा बाहर निकाल देना। तो इसमें हमने यह भी पढ़ा था कि पाचन का जो कार्य होता है वह मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही प्रारंभ होता है, प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है, यकृत द्वारा स्रावित पित्त, अग्न्याशय से अग्नाशयिक स्राव एवं छोटी आंत की भित्ति द्वारा श्रावित पाचक रस की क्रिया से भोजन के सभी घटकों का पाचन छोटी आंत में पूरा हो जाता है। जल एवं कुछ लवण बड़ी आंत में अवशोषित होते हैं। अवशोषित पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं और इन्हीं पदार्थों से
हमारे शरीर को ऊर्जा और कार्य करने की क्षमता प्रदान होती है। बिना पचे हुए अवशिष्ट भोजन जिनका अवशोषण नहीं होता, वह मल के रूप में गुदा द्वार द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। गाय, भैंस एवं हिरण जैसे घास खाने वाले जंतु रोमंथी यानी रूमिनेंट कहलाते हैं। आपको बताया था मैंने कि रूमिनेंट का मतलब जिनके अंदर रूमेन पाया जाता है। रूमेन यानी कि जानवर के पेट में एक ऐसी थैली होती है जिसमें वह जो सेल्यूलोज वाले पदार्थ होते हैं उनको खा करके और उनको जमा कर लेते हैं। उनको जब भी खाद्य पदार्थ मिलता है तो वह जल्दी जल्दी खाकर रूमेन में जमा करते हैं और बाद में उनको जब वह विराम की अवस्था में होते हैं तो उसको थोड़ा थोड़ा निकाल करके और अपने मुंह में चबा करके फिर दोबारा निगलते हैं और तब पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। जो सेल्यूलोज होता है वह पौधों के जो कोशिका भित्ति होती है उसके निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको कि मनुष्य के शरीर में नहीं पचाया जा सकता। तो फिर आपने जुगाली को अच्छे से समझ लिया होगा। जुगाली करने वाले जानवरों को के नाम आपको याद हैं? अभी मैंने आपको बताया था, गाय, भैंस, बकरी, हिरन, ऊंट, ये सभी जानवर जुगाली करते हैं। तो जुगाली समझ लिया होगा आपने। आप अपने घर के आसपास जब ऐसे जानवरों को देखें तो यह जाने कि उनका मुंह निरंतर चलता रहता है, तो वह क्या कर रहे हैं। और अभी आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा कि उनका मुंह लगातार क्यों चलता रहता है। उसके बाद हमने पढ़ा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण पादाप की सहायता से होता है तथा इसका पाचन खाद्य धानी में होता है। अमीबा के बारे में आपने जाना कि अमीबा एक अत्यंत सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव होता है जो कि एक अनोखे तरीके से भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। भोजन उसकी खाद्य धानी से होकर के उसके शरीर में प्रवेश करता है और वहां पर उसका पाचन होता है। तो बच्चों, आज हमने प्राणियों के पोषण पाठ के अंतर्गत यह सब जाना कि पोषण क्या होता है, पोषण कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, विभिन्न जीवों में पोषण को अंतर्ग्रहण करने की विधियां क्या हैं, वह कौन कौन सी विधियां हैं, विभिन्न जीव किन किन तरीकों से भोजन लेते हैं। हमारे आसपास जो भी जीव मौजूद हैं उन सबके भोजन करने की विधियां एक दूसरे से कितनी अलग हैं। फिर हमने जाना कि पाचन क्या होता है, पाचन में कौन कौन से अंग सहायता करते हैं, किस अंग में किस प्रकार के कार्य द्वारा पाचन होता है। और फिर उनके बाद हमने जाना कि अमीबा में पाचन कैसे होता है, सेल्यूलोज का पाचन कैसे होता है, सेल्यूलोज कहाँ होता है, सेल्यूलोज को कौन से जानवर पचा सकते हैं। इन सब के द्वारा हमने आज पाचन के बहुत से महत्वपूर्ण विधियों को देखा, सीखा और जाना। तो मुझे आशा है कि आपने बहुत अच्छे से इस पाठ को समझा होगा और पढ़ा होगा। इसके अगले भाग में हम इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे और उसके उत्तर ढूंढने के प्रयास करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से याद करिए। इसके बाद हम अगले अध्याय में प्रश्न उत्तर सॉल्व करने के लिए फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।